हेलो दोस्तों। आईएस चैनल थिंक टैंक आईएस थिंक टैंक में आपका स्वागत है। मैं आपका फ्रेंड पार्थ फिर से लेकर के आया हूँ आपका करंट अफेयर्स 23 मई का। हाँ, आज आना चाहिए था 24 मई का, पर मैंने आपको बताया कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, है ना। तो आज मैं 23 और शाम को 24 का भी ले आऊँगा, एक दिन पहले चलता है। तो फिर से मैं कहूँगा, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। कोई सजेशन हो वो भी दे। फिर कह रहा हूँ, कोई मोनेटाइजेशन नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है। खूब पढ़िए, आईएएस बनने का, पीसीएस बनने का सपना पूरा करिए। मेरा सपना था आईएएस बनने का। पीसीएस में कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट कभी रहा नहीं, वो मैं आपको पहले ही बताया हूँ। मैं नहीं बन पाया। लास्ट अटेम्प्ट था मेरा, इंटरव्यू तक पहुंचा, है ना। कुछ 34 मार्क्स से रह गया शायद इंटरव्यू में। जितना मुझे 150 नंबर दिए गए, वही जैसे नंबर बांटे गए हैं, 200 210 दिया होता तो मैं भी इनमें होता, पर कोई बात नहीं। हर वो चीज़ जो हम चाहें मिले कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, दिव्य कीर्ति सर की वो बात मैं मानता हूँ, ये प्रोसेस बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत कुछ सीखेंगे। आपकी जो नैरो सोच होगी, आपकी जो कॉम्युनल सोच होगी, आपकी जो जातिवाद वाली सोच होगी, शायद वो बदलेगी। बहुत लोग की नहीं भी बदलती है, आईएएस बनने के बाद भी वही ड्रामा रहता है माइंड में। पर हाँ, मेरी तो बहुत बदली, आपकी भी बदलेगी, है ना। और मैं उम्मीद करता हूँ, जो भी गरीब हम्बल बैकग्राउंड का बच्चा है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता बड़े बड़े राजेंद्र नगर में आके रहना खाना, और ये पढ़ो इससे। मैं बता रहा हूँ, कोई कोर्स का फी नहीं है, पढ़ो अब। हर एक महीने में एक टॉपिक खत्म करें, प्री और मेंस दोनों, वादा है। पॉलिटी है, फिर इकोनॉमिक्स है, फिर हिस्ट्री है, साथ में हिस्ट्री ऑप्शनल भी स्टार्ट कर रहा हूँ, करंट अफेयर भी है। जहां पढ़ते हो, स्लोली स्लोली वीडियो देखा करो, बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ। मेंस आंसर राइटिंग, एसे आंसर राइटिंग, सब कुछ करा दूंगा, ठीक है। अगर आपको कुछ और ऑप्शनल है तो आपकी शायद जरूरत पड़े कहीं और, हिस्ट्री ऑप्शनल है तो ये यहाँ आपका टोटल A to Z चीज हो जाएगा। थोड़ा सा और पॉपुलर होने तो उसका एक ऐप भी बनाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है ऐप में, कोई वो नहीं। चेकिंग भी शुरू करूंगा, थोड़ा एक आध लोग को और जोड़ूंगा, मेरे जैसे लोग जो आप बिना पैसे के सपोर्ट करना चाहते हैं आपको। जहां आप आंसर लिख के भेजेंगे, मैं उसको चेक करके इवेलुएट करूंगा, है ना। फिलहाल तो वन मैन आर्मी हूँ, पर ठीक है, जो है अच्छा है। चलिए, लेट अस बिगिन। देखिए, सबसे पहले बात होती है पहले करंट अफेयर की, दैट इज उज्जैनी डैम। क्यों उज्जैनी डैम न्यूज में है, कुछ लोग शायद उसमें बह के मर गए हैं बोट में, महाराष्ट्र के अंदर। तो पहली बात, उज्जैनी डैम कहाँ है? पुणे डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। देखिए, तो उज्जैनी डैम, आपको हो सकता है मैच द कॉलम में आ जाए, किसी पीसीएस में जनरली आता है कि उज्जैनी डैम कहाँ है। अभी अचानक से, सर इतना डैम हम कैसे याद रखेंगे? याद रखने की जरूरत नहीं है, ये न्यूज में है इसलिए आपको याद रखना है। उज्जैनी डैम कहाँ है भाई? ये पुणे डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र के अंदर है। इसमें एक बोट चल डूब गया, कैप्साइज हो गया, जिसमें कई लोग मारे गए। उज्जैनी डैम किस नदी पे याद रखेगा? भीमा रिवर। भीमा रिवर जो है, ये एक, कई तरह के डैम होते हैं, याद रखिएगा। एक ग्रेविटी डैम है, इसमें क्वेश्चन आ सकता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए, इरिगेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। और कितनी हाइट वाइट है ये कोई नहीं आपसे पूछता है। हाँ, भीमा रिवर अब इंपॉर्टेंट बनता है, मैं फिर कह रहा हूँ। रिवर्स जो हैं, हर साल यूपीएससी प्रीलिम्स से, पिछले साल का बेतु का प्रीलिम्स को अगर छोड़ दे तो हर साल वो एक पूछता है, रिवर और उसके ट्रिब्यूटरी। तो याद रखिएगा, भीमा रिवर खुद एक, इट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ, इट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? ये किस रिवर का ट्रिब्यूटरी है? इट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर, है ना। है ना, साउथ की फेमस रिवर है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। और ये कृष्णा रिवर का ट्रिब्यूटरी है। इसी भीमा रिवर का एक और नाम है चंद्रभागा रिवर, ठीक है। चंद्रभागा रिवर, याद रखिएगा। चंद्रभागा रिवर किसका ट्रिब्यूटरी है? कृष्णा नदी का। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, चार नदी है साउथ की प्रोमिनेंट। और किस सीक्वेंस में? इसी सीक्वेंस में। सबसे ऊपर महानदी, कुछ उड़ीसा के पास से जाती है, जिसपे हीराकुड डैम है। देन गोदावरी, देन कृष्णा, देन सबसे नीचे कावेरी। कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो सबसे ज्यादा रहता है तमिलनाडु कर्नाटका के बीच में, है ना। इवन वहां पे बहुत वायलेंस भी हुआ था कुछ 2-3 साल पहले, लॉकडाउन से एक साल पहले वहां पे, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ से निकलती है? ठीक है। और ये कहाँ मिलती है? देखिए, ये निकलती है भीमा शंकर हिल, कहाँ? पुणे डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में। और ये कृष्णा रिवर पे कहाँ मिलती है? रायचूर डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक में। इतना कोई नहीं पूछेगा, पर हाँ, ये पूछ सकता है, कृष्णा रिवर पे कहाँ मिलती है? रायचूर डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक में। कहाँ से निकलती है? ये पुणे डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र से। कितनी लंबाई है, सब कोई नहीं हुआ, इसके पूछे जा सकते हैं ट्रिब्यूटरीज, याद रखिएगा। भीमा रिवर खुद ट्रिब्यूटरी है कृष्णा का, और भीमा के कौन ट्रिब्यूटरी है? सीना एंड नीरा। सर आप पूछेंगे कि सर क्या ऐसा पूछ सकता है? बिल्कुल पूछा है। एक साल तीस्ता नदी के, तीस्ता जो कि सिक्किम और बंगाल से जाती है, मुझे क्यों पता है, मेरा खुद का भाई सिक्किम मणिपाल में पढ़ा है और मैं वहां गया था। तो सिक्किम मणिपाल जो कॉलेज है, उसके पीछे से
बिल्कुल बैकयार्ड से तीस्ता नदी निकलती है, और कई बार ऐसे कांड होते थे कि बच्चे उधर ड्रिंक करके गए और उधर ही गिर विड़ गए। तो इस तीस्ता नदी सिक्किम से जाती है और वहां पश्चिम बंगाल से जाती है, ठीक है। तो उसका पूछा है, तो सीना और नीरा भी पूछ सकता है। ये किसके ट्रिब्यूटरीज हैं? ये भीमा रिवर के, सॉरी हाँ, भीमा रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। भीमा रिवर से एक फेमस कांड भी अगर आपको याद होगा, 2-3 साल पहले दंगा फसाद हुआ था महाराष्ट्र में, भीमा कोरेगांव, है ना, जिससे कुछ लोग कन्विक्ट भी हुए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है प्लानिटरी अलाइनमेंट। ये है ज्योग्राफी। प्लानिटरी अलाइनमेंट क्या होता है? ये बेसिकली एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। ऑप्टिकल इल्यूजन मतलब हमें लगता है हमारी आंखों को कि ऐसा होगा, पर रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। ये होता क्या कि 6 प्लैनेट, ये कब होगा? जून 3 को होगा, ठीक है। 6 प्लैनेट एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, 6 प्लैनेट एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। वही वही होता है प्लानिटरी अलाइनमेंट। कितने आते हैं? 6 अलाइनमेंट, 6 आ जाते हैं। इट रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम मेकिंग देम अपीयर, यही मैं बता रहा हूँ, ये होता नहीं है, ऑप्टिकल इल्यूजन होता है, इन अ स्ट्रेट लाइन क्लोज टू इट व्हेन ऑब्जर्व फ्रॉम द अर्थ। ये मोर ऑफ अ विजुअल ट्रिक, यही मैं कह रहा हूँ, ऑप्टिकल इल्यूजन है, ये होता नहीं है, ठीक है। कौन कौन से प्लैनेट है ये याद रख सकते हैं? मर्क्यूरी, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, मर्क्यूरी, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इसको याद रखना। बीच से बस आप याद रखें मर्क्यूरी, वीनस, वीनस और अर्थ को हटा दीजिए, बाकी होते हैं, ठीक है। ऑल्दो 6 प्लैनेट्स अलाइन, भले 6 प्लैनेट अलाइन होंगे, लेकिन सारे नेकेड आई को विजिबल नहीं होते, क्योंकि बहुत डिस्टेंस होते हैं अर्थ से। क्योंकि और दूसरा के कारण है, मून का प्रेजेंस भी विजिबिलिटी को हैम्पर कर सकता है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, मार्स एंड सैटर्न विल बी डिमली विजिबल, क्योंकि वो, ठीक है, द वेल यूरेनस एंड नेपच्यून विल रिक्वायर टेलीस्कोप। मार्स और सैटर्न बहुत डीमली विजिबल होंगे, यूरेनस और नेपच्यून टेलीस्कोप। ये ज्यादा नहीं, आपसे बस क्या क्या पूछ सकता है, कितने प्लैनेट अलाइन होंगे, कौन कौन अलाइन होंगे, या सिंपली प्लैनेटरी अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, और ये ऑप्टिकल इल्यूजन है या क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, भारल एंड हिमालयन इबेक्स, नाम से पता चल रहा है जानवर है। ये कहाँ पाए जाते हैं? कोल्ड डेजर्ट ऑफ, देखिए दो तरह के डेजर्ट होते हैं, एक हमारा जैसे सहारा है, थार डेजर्ट है। एक कोल्ड डेजर्ट होते हैं, वार्म डेजर्ट, लद्दाख, ठीक है। लाहौल एंड स्पीति जो डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर उन्होंने ब्लू सीप, भराल जो होता है ब्लू सीप, और हिमालयन इबेक्स को पाया गया है। ये किसके प्रे होते हैं? आइकॉनिक स्नो लेपर्ड के, याद रखिएगा, स्नो लेपर्ड इनके ऊपर चढ़ते हैं। अब भराल, भराल के बारे में देखिए, बहुत ज्यादा आप नहीं रट सकते हैं, लेकिन जो जो काम का चीज है वो हम कह सकते हैं। भराल से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि इसे ब्लू शिप भी कहते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये कोल्ड डेजर्ट में पाए जाते हैं, जैसे स्पीति, लाहौल, हायर अल्टीट्यूड्स इन लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? इंडिया, भूटान, चाइना, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान। बाकी चीज उतना देखिए, अब हर जानवर का फीचर तो आप नहीं रख सकते, ये इंपॉर्टेंट होता है बहुत ज्यादा। यूपीएससी को बहुत मोहब्बत है आईयूसीएन स्टेटस से। आईयूसीएन क्या है? इन्वायरमेंट में हम सीखेंगे, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल स्पेसीज। इसमें लिस्ट कंसर्न है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में है, मतलब हाईएस्ट प्रोटेक्शन उनको दिया गया है। कई तरह के शेड्यूल होते हैं, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, है ना। तो शेड्यूल 1 हाईएस्ट प्रोटेक्शन उनको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसके तहत दिया गया है 1972। हिमालयन इबेक्स, ये एक तरह का शिप है, ये भी कहाँ पाया जाता है? ये एक तरह का शिप है, आप देखेंगे आगे चल करके, ठीक है। इसे कहाँ पाया जाता है? इंडिया, पाकिस्तान, तिब्बत और नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, तिब्बत और नेपाल में पाया जाता है। ये भी हाई एल्टीट्यूड रीजन्स यानी कोल्ड डेजर्ट में पाए जाते हैं। शिप क्यों बताया? गोल्डन महासिर फिश है कि बर्ड है, क्या 2022 प्रीलिम्स का सवाल था। तो मैं फिर कह रहा हूं कि कुछ भी पूछा जा रहा है तो बी रेडी फॉर एनीथिंग बाउंसर, कभी भी कुछ भी। हालांकि जो मेरा अनुमान है 2024 2023 में इतना बवाल है, इत्तेफाक से मेरा आखिरी साल बदनसीब साल कईयों का होगा, इतना बवाल करता है कि 24 मेरा अनुमान है बिल्कुल नॉर्मल होगा। 16-15 के जैसे पेपर होते थे, 19 के पेपर होते थे, बिना कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन के। वरना 18 से तो ऐसे ऐसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन शुरू हुए कि यूपीएससी खुद ही आंसर नहीं दे पा रहा है, डिलीट पे डिलीट मार रहा है। मैं एग्जांपल देता हूँ, 18 में पूछा राइट टू वोट क्या है? लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, किसी के पास जवाब नहीं है। एनसीईआरटी कुछ लिखता है, पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट ने कुछ वर्डिक्ट दिया है। हड़प्पन सिविलाइजेशन 2070 में हॉर्स है कि नहीं, एनसीईआरटी की ही 2 बुकें 2 बात लिखती हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे तमाम वाहियात क्वेश्चंस पूछने, और 23 में तो आके हो ही गया कि क्या ही बवाल कटा। ऐसे हर साल बेतुके सवाल पूछ रहा है। वो चौधरी देवी ताऊ देवीलाल वाला जो सवाल था कि मोर देन वन क्वेश्चन, उसको डिलीट मार दिया। पिछले साल भी 2023 में भी एक सवाल डिलीट मारा है। अब सोचिए 2022 में जो सवाल डिलीट मारा, कोचिंग के हिसाब से मेरा सही था, मैं 2.5 नंबर से रह रहा था, है। तो 2 नंबर उसका जोड़ लीजिए और 0.6 मेरा नेगेटिव जोड़ लीजिए, पार हो जाता, नहीं पार हो पाया। तो
कुछ भी हो रहा है, प्रीलिम्स सिर्फ एलिमिनेशन करने, कोई मतलब नहीं रह गया कि टैलेंटेड स्टूडेंट आए, अच्छा स्टूडेंट आए, कोई आ जाए, बस उन्हें 1100 लोग को चुन करके डीओपीटी को नाम थमा देना है, ठीक है, कि भैया लो अब खुश रहो, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं आपको कह रहा हूँ करिए प्रोसेस, होना नहीं होना अलग चीज है, आपका नॉलेज स्पेक्ट्रम वाइड हो जाएगा, नॉलेज स्पेक्ट्रम वाइड हो जाएगा। आज मैं आपको बता दूं, मैं अपने ऑफिस में किसी पॉलिटिकल डिबेट किसी में पार्ट लेता हूँ, तो आसपास के जो मेरे कलीग्स हैं वो एक ही बात कहते हैं कि सर क्या नॉलेज है आपको, मतलब कि आपको बायोलॉजी पे बुलवा लो, आपको पॉलिटिकल साइंस पे बुलवा लो, आपको हिस्ट्री पे बुलवा लो, आपको भूत प्रेत पे बुलवा लो, आपको किसी पे बुलवा लो, सर क्या नॉलेज स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो वो आप तभी कर पाएंगे, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी, यूपीएससी का 7-8 साल कर ले। अब मैं ये भी नहीं कहूँगा लाइफ इसी बर्बाद कर लिया, एक वीडियो आएगी कि क्या बी प्लान होना चाहिए, मैं बिल्कुल हमेशा कहता हूँ कि प्लान बी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ यूपीएससी। क्या होगा वो बात की बात है, फिलहाल करंट अफेयर पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ये हाई एल्टीट्यूड रीजन में पाए जाते हैं, कितना इनका वेट है तुमसे कोई नहीं पूछने जा रहा है, ठीक है। आईयूसीएन स्टेटस वेरी इंपॉर्टेंट, नियर थ्रेटेड, वो क्या था याद रखिए, भराल जो था, नोट करते चलिए किसी करंट अफेयर्स में, इन्वायरमेंट के नोट्स में इसको ऐड करते रहिए, उन्हीं में से पूछेगा, वरना इतना जानवर है सबका, आप आयुष यूनिवर्सिटीज कैसे याद करें, इन्हीं में से पूछता है। तो भराल जो है वो लीस्ट कंसर्न में है ना। और जो आपका हिमालयन इबेक्स है वो नियर थ्रेटेड है, वो नियर थ्रेटेड है। इसके अलावा अब हम आगे बढ़ते हैं कि व्हाई द आईसीसी प्रोसिक्यूटर हैज आस्क्ड, पिछले लेक्चर में हमने करंट अफेयर में आईसीसी की बात की थी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जिसने बेंजामिन नेथान्याहू प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल और हमास के लीडर, नाम नहीं मुझे पता, मैं देख लेता हूँ, उसके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट जारी किया है, हमास के लीडर के अगेंस्ट। तो इसके बारे में मैंने पूरी चर्चा की थी, क्या क्या चर्चा की थी किसी को याद है? रोम स्टैट्यूट के तहत आईसीसी गवर्न होता है, यूएनओ का पार्ट नहीं है, हेग नीदरलैंड्स में इसका हेडक्वार्टर है, वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स और और इस तरह के चीजों को वो डील करता है, ठीक है। बाइंडिंग होती है इसकी, और जो इसके जजमेंट्स, और 18 जज होते हैं इंडिया, उस बेंच में इंडिया के भी एक जज है। और हमने बात की थी कि प्रोसिक्यूशन मांग सकता है वारंट किसी के अगेंस्ट, ठीक है, ये सब चीज है। जुरिस्डिक्शन, ये चीज नया है, देख लीजिए, इसराइल इसका पार्टी नहीं है, बट आईसीसी कैन प्रोसिक्यूट क्राइम्स बाय नेशनल्स ऑफ बोथ पार्टीज एंड नॉन स्टेट पार्टीज ऑन स्टेट पार्टी टेरिटरी। अब समझिए इसका मतलब क्या हो, देखिए इसराइल जो है, इसराइल इज नॉट अ पार्ट ऑफ आईसीसी, लेकिन पैलेस्टीन है। अब ये जो युद्ध छिड़ा हुआ है, ये पैलेस्टीन के धरती पे छिड़ा हुआ है ना, पैलेस्टीन के धरती पे छिड़ा हुआ है। तो भले उस, अब वहां दोनों भिड़े हुए हैं, कौन कौन, पैलेस्टीन, पीएलओ यानी पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और हम या हमास, और भी हमास, और इधर कौन भिड़ा हुआ है, इसराइल। तो भले इसराइल मेंबर नहीं है, लेकिन वो एक मेंबर स्टेट की धरती पे खुनाखुनी में उलझा हुआ है, तो उसको प्रोसिक्यूट कर सकता है। क्या इसका वे फॉरवर्ड होना चाहिए, भैया नेगोशिएशन टेबल पे आओ, कितना बम बारूद करोगे, ऐसे ही मिडिल ईस्ट पूरा डिस्टेबलाइज हो चुका है, ठीक है। उधर रसिया यूक्रेन भिड़े हुए हैं, इधर इसराइल हमास, उधर से लेबनान साइड से हिजबुल्लाह मार रहा है, इधर चाइना तवांग में तलवारें खिंच गई हैं। तो भैया मतलब करना क्या चाहते हो, खुल के बता दो, है ना, या तो सीधा 8-10 एटम बम पटको, इसको खत्म कर दो, नहीं तो ये किलिंग थ्रू थाउजेंड कट्स अच्छा नहीं है ना। मैं सेल लगा लूं, चार्जर लगा दूं, बैटरी कम हो गई है। करंट मार दिया, चलिए। हाँ, नेक्स्ट, revisiting the 1995 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, इंक्लूजन ऑफ मेडिकल प्रोफेसर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था, जिसको 19 में अमेंड किया गया। वो क्या था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है कि कंज्यूमर के राइट्स को इलीगल बिजनेस, अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिस के अगेंस्ट एक प्रोटेक्शन देता था। मान लिया आपको खराब चीज दे दिया गया, तो उसकी रिटर्निंग कितने दिन में होगी, क्या होगी, ये ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को अवेलेबल है कि नहीं, तमाम तरह की बात। तो व्हाट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सिंपल भाषा में क्या है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो बेसिकली राइट्स देता है कंज्यूमर को अगेंस्ट इलीगल एंड अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिस। इसको रिपील किया गया था, ओरिजिनली ये 1986 का एक्ट था, इसको रिपील किया गया था 2019 में। तो ऐसे सवाल आ सकता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 रिपील्ड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, सो दिस इज ट्रू। और इसने क्या था कि ई कॉमर्स को भी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ई कॉमर्स को भी इसने
एक्सटेंड कर दिया था। पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ई कॉमर्स को, जैसे हमारे फ्लिपकार्ट अमेजोन हो गए, उनको नहीं लगता था। अब इसने ई कॉमर्स एक्ट को भी इसके दायरे में जुरिस्डिक्शन में ला दिया। ठीक है। और ये सर्विसेज रिलेटेड टू बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग सभी को अपने अंदर ले आया। 1995 केस में क्या हुआ था, एक केस था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस वीपी सान था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कि जो मेडिकल प्रोफेशन है वो किसी चीज गारंटी नहीं ले सकता। मान लीजिए कि हम किसी का ऑपरेशन करने जा रहे हैं, मे बी वो मर जाए, है ना, तो आप उसके अगेंस्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को नहीं अंडर जुरिस्डिक्शन में ला सकते हैं इस चीज को। तो सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज द यूनिक चैलेंजेस इन दिस प्रोफेशन वेयर सक्सेस ऑफन हिंजेस ऑन वेरियस फैक्टर्स बियॉन्ड द डॉक्टर्स कंट्रोल। ना कई फैक्टर होते हैं। मान लिया सर्जरी करते करते कि पेशेंट का अचानक से हार्ट फेल हो गया, मैंने से होते देखा है ना, तो हार्ट फेल हो गया, तो आप इस जुरिस्डिक्शन में मेडिकल प्रोफेशन को नहीं ला सकते। ठीक है। और उन्होंने कहा कि 1995 द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट डॉक्टर्स कुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर सर्विस डिफिशिएंसी। ये 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डॉक्टर्स को आप कुड बी हेल्ड अकाउंटेबल कर सकते हैं, पर उसने ये भी कहा था यूनिक चैलेंजेस है इस मेडिकल प्रोफेशन में। ठीक। नेक्स्ट, डाइवर्स ओपिनियंस, एनसीडीआर कमीशन स्टैंड्स ऑन लॉयर्स। अच्छा, अब आता है लॉयर की बात। लॉयर में भी बहुत कुछ होता है। हाँ, तो लॉयर उसने कहा कि उन्होंने लॉयर्स जो एपेक्स कोर्ट रीसेंट जजमेंट एग्जेम्प्टिंग प्रोफेशनल लाइक लॉयर्स फ्रॉम सीपीए प्रोविजन। तो देखिए डिबेट यही है कि सुप्रीम कोर्ट, देखिए लॉयर्स के भी प्रोफेशन में जो सक्सेस है बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, और डॉक्टर्स के भी। और डॉक्टर को भी सू किया, डॉक्टर कैन बी सूड अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, ऐसा 1995 में जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन लॉयर्स को उसने एग्जाम रिसेंट केस में उसने एग्जेम्प्ट कर दिया है। ठीक है। एपेक्स कोर्ट का रेशनल क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 प्राइमरली एम्स टू सेफगार्ड कंज्यूमर्स फ्रॉम अनफेयर, तो मैंने आपको बता दिया। लीगल प्रोफेशंस यूनिक नेचर मेक्स इट डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर प्रोफेशंस, मैंने आपको बताया। एंगेजमेंट विद एन एडवोकेट इज कंसीडर्ड अ कॉन्ट्रैक्ट एंड हेंस एग्जेम्प्ट फ्रॉम सीपीओ। वो कहता है कि एक कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोसेस है, इसलिए हम लॉयर्स को इसके प्रोव्यू से बाहर रखते हैं। अब मेडिकल प्रोफेशन का क्या कहानी क्या है? डॉक्टर्स स्पेसिफिक ड्यूटीज टुवर्ड्स पेशेंट एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ ब्रीचिंग दिस रिस्पांसिबिलिटीज। देखिए कई बार मेडिकल प्रोफेशन को इसके दायरे में रखने का क्या कारण है, वो ये कहता है कि कई बार डॉक्टर्स जो होते हैं वो नेग्लिजेंस, मेडिकल नेग्लिजेंस भी बनी थी, मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है, इसलिए उसको इसके अंदर रखा जाता है। ठीक है। हालांकि डिबेटेबल है, क्योंकि सक्सेस कई चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो कुल मिला के कहानी ये है कि लॉयर्स आर एग्जेम्प्टेड बट डॉक्टर्स। ठीक है। यही चीज यहाँ लिखा है। डॉक्टर्स स्पेसिफिक ड्यूटीज टुवर्ड्स पेशेंट्स एंड द इम्प्लीकेशंस ऑफ ब्रीचिंग these responsibilities, potential impracticalities in requiring commission members to have specialized case knowledge, shift in responsibility towards parties for providing substantial evidence for information। ठीक है। नेक्स्ट, नो लीगल मैंडेट टू शेयर वोटर टर्नआउट, पीसीआई टू सुप्रीम कोर्ट। ये क्यों केस है? अभी कुछ इंडिया गठबंधन के लोग कोर्ट अप्रोच किए थे कि भाई जो वोट शेयर है वो शेयर किया जाए चुनाव के दौरान। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया और उसने इन्फॉर्म किया क्या है कि अंडर फॉर्म 17 सी, ये क्या होता है अभी हम लोग देखेंगे, कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। ठीक है। देयर इज नो लीगल ऑब्लिगेशन टू शेयर द वोटिंग परसेंटेज। ठीक है। और वोट्स रिकॉर्डेड। ठीक है। अब आर्टिकल 329 बी क्या कहता है, ये सब देखिए इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए, चाहे 24 हो चाहे 25 24 में चुनाव हो सकता है, आता है। इट प्रोहिबिट्स कोर्ट्स फ्रॉम इंटरवेनिंग। पहली बात, ये प्रोहिबिट करता है कोर्ट को, आर्टिकल 329 बी, कि वो किसी ऑनगोइंग इलेक्टोरल प्रोसेस डिस्प्यूट में जब वो चल रहा हो तो वो इंटरफियर करे इस। ठीक है। फ्रॉम नोटिफिकेशन से लेकर रिजल्ट डिक्लेरेशन तक, क्योंकि अगर बीच में लिटिगेशन होगा तो स्टे ऑर्डर हो जाएगा और इलेक्शन प्रोसेस डिले हो जाएगी, सरकार नहीं बनेगी। मान लिया अभी हो जाए तमाशा, तो सर 4 जून को रिजल्ट नहीं आएगा, सरकारें नहीं बनेंगी। 17 इंपॉर्टेंट फॉर्म, ये इलेक्शन रूल से रिलेटेड है 1961। 17 ये कहता है क्या चीज से रिलेटेड है? इट लिस्ट द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, वोटर डिटेल्स कंपाइल्ड बाय द रिटर्निंग ऑफिसर फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी। 17 सी, इट रिकॉर्ड्स, 17 ए क्या करता है? लिस्ट ऑफ वोटर्स कंटेस्टेंट्स बताता है। 17 सी, इट रिकॉर्ड्स वोट्स पर पोलिंग स्टेशन इंक्लूडिंग ईवीएम नंबर्स, इलेक्टर्स, वोटर्स, अनकास्ट वोट्स, इनवैलिड वोट्स, टोटल वोट्स। देखिए 17 ए कौन कौन कैंडिडेट है, क्या सिंबल है, ये सब डिटेल बनाता है। 17 सी का फॉर्म जो है वो कितने ईवीएम है, कितने लोग वोट दिए, कितने वैलिड वोट्स हैं, कितने इनवैलिड वोट्स हैं, इसके डिटेल रखता है। इसी 17 सी के की मांग के लिए इंडी गठबंधन के लोग पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को तलब किया था और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि भैया ऐसी कोई हमारे पे बाइंडिंग नहीं है कि हम इस चीज को ओपन करें किसी कैंडिडेट या उसके एजेंट को। रीजंस फॉर डिमांडिंग, भाई ऑब्वियस ही बात है, इंडी गठबंधन कहती है कि कहीं ना कहीं जो
ये मेरा नहीं, इंडी गठबंधन का एलिगेशन है, कहीं ना कहीं जो रूलिंग गवर्नमेंट बहुत पावरफुल है और वो कहीं ना कहीं इलेक्शन ट्रांसपेरेंसी को दबा के इलेक्शन को रीड करने की प्रोसेस करती है। ठीक है, ये पहले भी वो ईवीएम और तमाम चीजों फिर चार्जिंग को शायद हारे तो इल्जाम लगाया, वो चलता रह गया। दिस इज इंडिया। मैं आपको पहले ही बताऊंगा, ये भारत एक खोज नहीं, भारत एक मौज है। यहाँ सब चीजें चलते रहते हैं। और इसीलिए आप कहीं लोग कहते हैं फॉरेन बस जाएंगे, इतना मजा आपको कहीं नहीं आएगा जितना हिंदुस्तान में आएगा। कुछ मन नहीं लग रहा है, न्यूज टीवी खोल के बैठ जाए, दो तीन आपको नुमाइंदे दिख जाएंगे। नुमाइंदे कहने से अच्छा है कुछ और वर्ड यूज करो कि कैंडिडेट दिख जाएंगे दो तीन पॉलिटिकल पार्टीज के जो बाहर बड़े अच्छे दोस्त है, लेकिन वहां खूब एक दूसरे को गाली गलत करेंगे, आपको मजा आएगा देखने में। सेक्शन 436 एफ ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। देखिए इस कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर क्या, देखिए एक है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, एक है इंडियन पिनल कोड, अब इसका नाम बदल गया, अब कोड है सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। मैं फिर कह रहा हूं, जब आप मेंस में लिखेंगे सीआरपीसी नहीं लिखेगा, नेम चेंज जो है इसका नेम है ना वो लिखेगा। जैसे इसका है भारतीय न्याय संहिता है ना, इसको यूज करिएगा, ब्रैकेट में आप शॉर्ट में सीआरपीसी लिख सकते हैं। तो सेक्शन 436 ए ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर टू इंडिविजुअल्स एक्यूज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। देखिए सीआरपीसी जो था ये 2005 एक्ट के तहत, सीआरपीसी 1973 थ्रू 2005 एक्ट, ये सेक्शन 436 ए 2005 जजमेंट के तहत एक्ट किया गया था, ऐड किया गया था। अकॉर्डिंग टू इट, एन इंडिविजुअल हु हैज सर्व्ड हाफ ऑफ द मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड सेंटेंस एज एन अंडर ट्रायल इज एलिजिबल फॉर बेल। मान लीजिए किसी को 10 साल की सजा है, ठीक है, वो हाफ उसका सेंटेंस सजा का भुगत चुका है, तो ही इज एलिजिबल फॉर बेल। ठीक है, ड्यूरिंग द inquiry or trial under the CRPC for an offense under any law except punishable by death, if a person has been detained for half of the maximum imprisonment। समझिए ये कब है, जब किसी केस का, मान लीजिए किसी के ऊपर मर्डर केस लगा है, उसमें 10 साल की सजा का प्रावधान मान लीजिए, और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, आपको पता है इंडिया में इन्वेस्टिगेशन बहुत लंबी चलती है, ठीक है, सालों सालों बीत जाते हैं, उस दौरान वो 5 साल अपना चाहिए, कन्विक्शन के केस का नहीं है, याद रखिए, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल और इंक्वायरी, अब वो 5 साल झेल चुका है, तो ही इज एलिजिबल फॉर, है ना, विद और विदाउट personal bond. The court, upon hearing the public prosecutor providing written reasons, may extend the detention beyond half the period or grant bail। वो कोर्ट के ऊपर है, या तो बेल दे दे या डिटेंशन को एक्सटेंड कर सकता है। तो ये क्यों न्यूज में है, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इसको अप्लाई किया है, सेक्शन 436 ए। तो आपसे आ सकता है सेक्शन 436 ए के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है, कि सेक्शन 436 ए परटेन्स टू, है ना। और फिर सेकंड स्टेटमेंट, द मनी लॉन्ड्रिंग, द एक्ट्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग हैज बीन ब्रॉट अंडर इट्स परव्यू बाय द सुप्रीम कोर्ट। स्टेटमेंट 1 is true, 2 is true, both are true, none is true, ऐसे आ सकता है। No individual should be detained during the investigation, inquiry or trial for a duration exceeding the maximum imprisonment period specified for the offense under rule। ये भी सही बात है। मानिए कि किसी के 5 साल का सजा का प्रावधान है और इन्वेस्टिगेशन होते होते 5.5 साल हो, ये पॉसिबल नहीं है, अगर 5 साल होगा तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। When calculating the, हाँ, इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है कि जब डिटेंशन पीरियड को कैलकुलेट किया जा रहा है, तो कोई भी जो डिले है जो अंडर ट्रायल व्यक्ति की वजह से हो रहा है, उसको उससे एक्सक्लूड किया जाएगा। नहीं तो लोग क्या करेंगे, जानबूझ के, मानो 5 साल की सजा, तो जानबूझ के जो इन्वेस्टिगेशन है उसको लिंकर कराएंगे सबूत देने में या कॉपरेट करने में, ताकि भाई 5 साल बीत जाए और कुछ छोड़ दिया। The Supreme Court clarified that 436A is applicable to special acts even in the case of explicit provisions। इसका मतलब ये है कि कोई बहुत गंभीर क्राइम से रिलेटेड बात है और उसके लिए स्पेशली एक्सप्लिसिट नहीं है कि सेक्शन 436 ए इस पे लगेगा नहीं लगेगा, फिर वो उस पे एप्लीकेबल है, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, देख लीजिएगा। पेशेंट सेफ्टी चार्टर, ये क्या है, डब्ल्यूएचओ ने लॉन्च किया है, मेडिकल से रिलेटेड है, ठीक है। वो बताया है कि एक पेशेंट के क्या क्या हक हैं, 10 उसमें 10 हैं, है ना, फीचर्स हैं, टाइमली, जैसे टाइमली केयर, सेफ हेल्थ केयर प्रोसेस, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, सिक्योर एंड सेफ हेल्थ केयर, राइट टू बी हर्ड वगैरह। पढ़ने की जरूरत इतना नहीं है, कौन क्या है आप कह सकते हैं, ठीक है। नीड फॉर पेशेंट सेफ्टी चार्टर, ठीक है, क्यों होना चाहिए। और देखिए ये कहीं पर भी आप जो ये है, ये बाइंडिंग नहीं, ये चीज जाना है। एक्स क्रोमोसोम, आपको पता है क्रोमोसोम क्या होता है भाई, 22 पेयर्स 23 पेयर्स होते हैं, 22 पेयर्स क्रोमोसोम्स अलग है, 23rd पेयर जो वो डिजाइन करता है कि हम मेल है या फीमेल है। एक्स एक्स क्रोमोसोम हो गया तो लड़की पैदा होती है, और एक्स वाई क्रोमोसोम हो गया तो मेल पैदा होता है, ठीक है। उससे रिलेटेड बात है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं मिलेगा। साइंटिस्ट्स हैव आइडेंटिफाइड अ कनेक्शन बिटवीन ऑल्टर्ड एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन एंड ऑटोइम्यून डिजीज। कुछ खास बात नहीं है, नो वन इज गोइंग टू आस्क, ये बेसिक बायो है, ये इससे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स है एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। जैसे मैंने बताया 22 पेयर ऑटोसोमल है, 1 पेयर जो है वो
सेक्स डिटरमाइन करते हैं। अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम हो गया, एक एक्स फादर से एक एक्स मदर से आया, और एक्स एक्स मिले तो लड़की पैदा होती है। एक्स क्रोमोसोम एक साइड से मदर से आया, वाई क्रोमोसोम फादर से आया, तो मिल करके मेल लड़का पैदा होता है। इससे ज्यादा नहीं पूछना है, थोड़ा बेसिक बायोलॉजी जानिए। लास्ट ईयर याद होगा वगैला डांस पूछा गया था, कौन सा बी है जो वगैला डांस करके ईट बनाता है। तो पूछने को कुछ भी पूछ सकते हैं, हालांकि बेसिक बायोलॉजी एनसीईआरटी जाननी चाहिए। ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूमेरिकल डिसऑर्डर्स, ये सब न्यूमेरिकल डिसऑर्डर्स कौन कौन होते हैं क्रोमोसोम्स के सप्रेशन से। ठीक है। किन काइन फिल्टर सिंड्रोम, देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों, ये पूछ सकते हैं जेनेटिक डिजीज है, क्रोमोसोमल डिजीज है, क्या है। काइन फिल्टर सिंड्रोम, ये एक मर्द में एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है तो वो हो जाता है काइन फिल्टर सिंड्रोम। ट्रिपल एक्स सिंड्रोम, अगर एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है फीमेल के अंदर तो ट्रिपल एक्स सिंड्रोम बनता है। टर्नर सिंड्रोम, फीमेल विथ वन नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम एंड वन मिसिंग और एबनॉर्मल एक्स क्रोमोसोम। तो देखिए काइन फिल्टर सिंड्रोम क्या होगा, जब एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम लड़के के अंदर आ जाएगा। ट्रिपल एक्स सिंड्रोम का हम क्या होगा, जब एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम लड़की में आ जाएगा। और टर्नर सिंड्रोम होगा जब फीमेल का एक नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम और एक एबनॉर्मल एक्स क्रोमोसोम आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है एमलिया चक्रवर्ती, कुछ नहीं, एक प्लांट पाया गया होगा, साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया होगा, यही होता है। ठीक है। तो आपसे ऐसे पूछ सकते हैं, एमलिया चक्रवर्ती न्यूज इज अ इन्वेसिव स्पेसीज इज अ न्यूली फाउंड बटरफ्लाई, इस तरह से। तो याद रखिएगा ये क्या है, एक प्लांट स्पेसीज है, और कुछ नहीं, कहाँ पाया गया, केरला में। देखिए हर मंथली में आपको एक आधे से मिलेंगे, कितना रटोगे, ठीक है, याद रहता है तो ठीक है, कुछ नहीं ज्यादा रटना है। अपने करंट अफेयर के नोट्स में लिख लीजिएगा, एम्बलिका फ्लावरी, नाम से पता चल रहा है, और ये एक फ्लावर है, कहाँ पाया गया है, केरला में। ज्यादा डिटेल क्वेश्चन है छोड़ दीजिएगा, मैं ये भी बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन प्रीलिम्स में स्किप करना है, कौन नहीं है, क्योंकि इतने हर महीने इतने फूल पत्ती एनिमल डिस्कवर होते हैं, कहाँ से आप याद रख सकते हैं सबके बारे में। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीएम मोदी का पीएम वानी स्कीम क्या है। पीएम वानी स्कीम 2020 में शायद मेरे हिसाब से लॉन्च हुआ था, देखिए पीआईबी से उठाया गया है। 2020 में लॉन्च हुआ था पीएम वानी स्कीम। इसका पहले फुल फॉर्म जान लीजिए, पीएम वानी, अच्छा, ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम द्वारा स्टार्ट किया गया था। फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। फुल फॉर्म पूछ लिया था पिछले साल या उसके पिछले साल यूपीपीसीएस एग्जाम में, ठीक है, प्रीलिम्स के अंदर, कि पीएम वानी का क्या है फुल फॉर्म। तो दिस इज प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। ठीक है। इट अलाइंस विद डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का है। ये क्या करता है, ऐसे अंडर सर्व जोन्स जहां पे वाईफाई अवेलेबल है, जैसे दिल्ली में हर जगह है, लेकिन आप बिहार के किसी गांव में चले जाइए, उत्तराखंड के किसी पहाड़ों पे चले जाइए, वहां वाईफाई नहीं है, तो वहां पे वाईफाई पेनिट्रेशन का ये एक स्कीम लाएगा, वाईफाई पेनिट्रेशन पे। इसमें कौन कौन है इसके एलिमेंट्स, पब्लिक डेटा ऑफिस है, ठीक है, जहां जो situated in public offices like railway station, bank, post office. User can access the internet through Wi-Fi at these locations without the need for a SIM card. अच्छा, ये पूछ सकता है क्या इसमें सिम कार्ड जरूरी है, नो नीड फॉर सिम कार्ड। ठीक है, सिम कार्ड की कोई जरूरत नहीं होती है। अच्छा, क्या क्या इसके कंपोनेंट है, पब्लिक डेटा ऑफिस, मैंने आपको बताया किसी एरिया में वाईफाई हॉटस्पॉट्स को सेट करना इनका काम है। पब्लिक डेटा ऑफिस, एक पीडीओ है, एक पीडीओ है, पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर। ये एक तरह से आप समझिए डिफरेंट पब्लिक डेटा ऑफिसेस को एग्रीगेट करता है। ऐप प्रोवाइडर डिस्प्लेज अवेलेबल हॉटस्पॉट, एक ऐप होगा, उससे हॉटस्पॉट पता चलेगा इस कौन कौन से हॉटस्पॉट इस एरिया में एक्ट कर रहे हैं। सेंट्रल रजिस्ट्री, ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स मेंटेन करेगा कौन कौन इस एरिया में ऐप प्रोवाइडर है, कौन कौन पीडीओ है, कौन कौन पीडीओ है। कैसे इसको यूज करना है पीएम वानी को, आपको पीएम वानी ऐप जो है, डेटा पीएम वानी ऐप है ना, डेटा पीएम वानी ऐप है, ठीक है, उसको वो आपको अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। और थ्रू दिस ऐप यूजर्स कैन कॉन्टेक्ट द नियर बाई पब्लिक वाईफाई पीडीओ। आपने ऐप डाउनलोड किया और जो आसपास में पीडीओ है ना, दैट इज पब्लिक डेटा ऑफिस, ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा, उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं और ब्रॉडबैंड सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या रेट्स हैं, बहुत कम रेट, आप देखिए 99 रुपीज में 100 GB है फॉर 30 days। नाउ कंपेयर इट विथ रिलायंस जियो और एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, आपको पता चल जाएगा कितना सस्ता है, और अच्छी स्पीड भी है, जो लोग यूज करते हैं बताते हैं। एज पार्ट ऑफ पीएम वानी स्कीम, रूरल एंटरप्रेन्योर्स इन रिमोट एरिया कैन एस्टैब्लिश पीडीओ। गांव में किराने की दुकान, पान की खोली, सुट्टे का खोखा, ये सब क्या करते हैं, पीडीओ को स्टैब्लिश कर सकता है, पीडीओए से मिलकर के बात करके, और वो सर्विस प्रोवाइडर से मिलकर के, और उस रीजन में इंटरनेट दे सकता है। ठीक है, अफोर्डेबल रेट्स पे। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देगा, अफोर्डेबल रेट, नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, मतलब कि मैं एक पान का दुकान चलाता हूँ, मैं वाईफाई सर्विस देना चाहता हूँ, तो मैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, जो गवर्नमेंट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, कुछ नॉमिनल कॉस्ट पे उसकी स्पेक्ट्रम ले लूंगा और फिर लोगों को दूंगा। यू एक्टिवेटेड कोपरनिकस, अभी आपको पता है कि ईरान के रईसी साहब
की डेथ हो गई है हेलीकॉप्टर क्रैश में, जो ईरान के प्रेसिडेंट थे, तो उनको खोजने के लिए कोपरनिकस, ठीक है, कोपरनिकस का यूज किया है। कोपरनिकस एक सैटेलाइट था, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था, किसका, यूरोपियन यूनियन का, ठीक है, कोपरनिकस साइंटिस्ट के ऊपर, बाकी कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये क्लाइमेट चेंज अर्थ मैपिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। लाइक, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप कुछ इन्फॉर्मेशन दे दो, आज से हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लासेस स्टार्ट हैं फॉर 2025। पता नहीं ऑप्शनल रहेगा कि नहीं रहेगा जब तक, पर उम्मीद है कि 2025 में रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो यही हिस्ट्री ऑप्शनल की जो कोर्स, ये जीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जीएस मेंस के लिए, सो वो पूरा ही कवर करूंगा। नेक्स्ट आपको बता दूं कि आज एक मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, जिसका नाम है आईएएस थिंक टैंक नाम से है, उस पे आप जा सकते हैं और वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। लास्ट 2024 में कुछ दिन बच रहे हैं, तो थीम वाइज स्टडी क्या करनी है वो आप एक्सेस कर सकते हैं। और कुछ लोग मैंने देखा टेलीग्राम ग्रुप पे एंशियंट और मिडिवल के लिए बात कर रहे थे कि कहाँ से किया जाए, तो उसके लिए मैं एक शॉर्ट नोट्स टाइप डालूंगा, उसको आप एक्सेस करके, ठीक है, वो क्विक रिवीजन आप वहां से कर सकते हैं, ठीक है। और करंट अफेयर के लगे रहिएगा, शाम तक नेक्स्ट 24 मई का करंट अफेयर भी आ जाएगा, ये 23 मई का था, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ठीक है। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जरूर टेलीग्राम को भी सब्सक्राइब करें मटेरियल्स के लिए। थैंक यू।